दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें कि आपको रेलवे इस्टेब्लिशमेंट के नए नए चैप्टर्स के बारे में और नए नए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो देखने को मिलता है। ये वीडियो मैं अवेलेबल जो मेरे पास रिसोर्सेज है, अवेलेबल जो सर्कुलर्स है, उनके आधार पर बनाता हूँ। तो इन पे अगर मान लो आपको कोई अपडेट चाहिए रहेगा तो जो लेटेस्ट सर्कुलर रहेगा उनको देख के करिए प्लीज़। तो चलिए आज के इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टाफ बेनिफिट फंड के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए स्टार्ट किया जाए स्टाफ बेनिफिट फंड के बारे में। स्टाफ बेनिफिट फंड दोस्तों रेलवे में काफ़ी लोगों को जानकारी रहती है इसमें कि क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए बनाया गया एक फ़ंड होता है ये। तो स्टाफ बेनिफिट फंड में जो जो भी प्रोविजंस रहेंगे, जो जो चीज़ें रहेंगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कुछ सब्जेक्टिव भी रहेगा। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि स्टाफ बेनिफिट फंड क्या होता है। तो स्टाफ बेनिफिट फंड का जो है मतलब उसको डिस्क्राइब किया गया चैप्टर नंबर 8 में, रूल नंबर 801 से 812 तक इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 में। इसके इसका जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये रेलवे में 1931 में, और इसको सुपरवाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी ऑन ईच जोनल रेलवे। सभी जोनल रेलवे पे ये सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी के नाम से जानी जाती है ये। इसमें जो फंड होता है उसका क्या ऑब्जेक्ट होता है? इसमें जो फंड होता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट एम्प्लॉइज के को फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, स्काउटिंग, अम्यूजमेंट, इसके लिए एजुकेशन फॉर स्टाफ एंड देयर चिल्ड्रन, उसके लिए जो स्काउटिंग के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए जो फंड प्रोवाइड किया जाता है करना इसका ऑब्जेक्ट है। रिलीफ ऑफ डिस्ट्रेस अमंगस्ट द एम्प्लॉय ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय के स्ट्रेस को कम करना है। द कमेटी डिजायर टू इनकर एक्सपेंडिचर दे शैल रिफर द मैटर टू जनरल मैनेजर को, वो रिफर कर सकते हैं मैटर को अगर वो कोई एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, और वो उनका जो जीएम सर का डिसीजन जो रहेगा वो फाइनल रहेगा। नो पार्ट ऑफ द फंड शैल बी यूज फॉर बेनिफिट ऑफ एनी गेजेटेड रेलवे सर्वेंट, कोई भी गेजेटेड रेलवे सर्वेंट के फेवर में कोई भी इसका फंड का यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। इसमें फंड में समझ लेते हैं क्रेडिट टू द फंड। तो जो भी इसमें जो फंड इकट्ठा होता है, क्रेडिट होता है, वो कहाँ से होता है? तो ऑल रिसिप्ट फ्रॉम द फाइन, जो भी फाइन रेलवे में वसूल किए जाते हैं उन सब फाइन का जो पैसा जाता है वो इसमें जाता है। ऑल रिसिप्ट फ्रॉम फोरफिटेड प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। तो फोरफिटेड प्रोविडेंट फंड जो होते हैं, जो कि प्रोविडेंट फंड का कोई मतलब जो कोई पेड नहीं किए गए हैं, मतलब उसका पेमेंट किसी को नहीं किया गया, उनको माना जाएगा। और अनपेड वेजेस बियॉन्ड 3 ईयर, कोई ऐसे कई ऐसे केसेस हो जाते हैं जिनमें कि सैलरी नहीं मिली जाती, उस कंडीशन में अगर 3 साल से ज़्यादा हो गई है तो उसका पैसा। और ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल को जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, एनुअल ग्रांट फॉर द रेवेन्यू ऑफ द रेलवे, जितने रेलवे में एम्प्लाई होते हैं उसका 800 पर पर्सन या पर एम्प्लाई जो है 1 अप्रैल को, ऑन बेस्ड ऑन सेंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लाई, जितने भी रेलवे एम्प्लाई रहेंगे नॉन गजेटेड उसके हिसाब से 800 पर कैपिटा जो है उसको फंड को लिया जाता है। और परमानेंट एंड टेम्परेरी आरपीएफ स्टाफ जो है उनको भी एज पर 31 मार्च पोस्ट चार्ज टू कैपिटल बीइंग एक्सक्लूडेड। तो एम्प्लाई के हिसाब से पर हेड 800 रुपीज़ का जो है फंड इसमें 1 अप्रैल को फाइनेंशियल क्रेडिट किया जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 800 अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ विल बी एज अंडर, क्या रहेंगे उसमें? एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्टाफ बेनिफिट फंड, क्या 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 फंड में एक्सपेंडिचर रहेंगे? तो रिलीफ ऑफ स्ट्रेस और सिकनेस को 41% के लिए, एजुकेशन के लिए 31% है, रिक्रिएशन ऑफ स्टाफ के लिए 21% है, और 7% है मिसलेनियस जो भी एक्सपेंसेस आते हैं उसके लिए। तो मोस्टली जो चंक अमाउंट है, बिग अमाउंट है, वो 41% स्ट्रेस और सिकनेस के लिए। फिर एजुकेशन आ गया, रिक्रिएशन आ गया, ये सारा चीज़ें। तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, इसका फंड का क्या यूज़ किया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द एसबीआई एट हेडक्वार्टर, अब देख लेते हैं कि कमेटी किस लेवल पे और क्या होती है। तो ये जो होती है दोस्तों, हेडक्वार्टर लेवल पे कमेटी होती है, हर एक जोन में हेडक्वार्टर और डिवीज़न लेवल पर। तो हेडक्वार्टर लेवल पे जो चेयरमैन रहेंगे पीसीपीओ सर रहेंगे, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर,
सेक्रेटरी रहेंगे, डिप्टी सीपीओ रहेंगे, वेलफेयर के जो रहेंगे उनको सेक्रेटरी वो रहेंगे। मेंबर रहेंगे डिप्टी डीजीएम सर को, वो रहेंगे मेंबर इसके। तो इस तरह ये एक कमेटी, ये कमेटी बन जाएगी। मेंबर रहेंगे पीसीएमडी, प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर, वो भी रहेंगे मेंबर। तो इस प्रकार से ये देखिए, चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर, और उसके बाद में 6 मेंबर रहेंगे ईच ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन से, और एक यूनियन, एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा एससी एसटी और ऑल इंडिया ओबीसी जो एसोसिएशन है, उनके एक एम्प्लॉय रहेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो 7 इसके हो गए, 7 दूसरे यूनियन के हो जाएंगे, 7 तो यूनियन के मेंबर हो जाएंगे, 2 मेंबर हो जाएंगे ये, 7 और 2 9 मेंबर, और चेयरमैन और सेक्रेटरी 9 2 11, टोटल इस तरह से 11 मेंबर्स की ये कमेटी बन जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ एसबीएफ एट डिवीजन और वर्कशॉप लेवल, उसमें क्या आ जाएंगे, तो डिवीज़न पे जो पर्सनल के जो हेड रहते हैं वो सीनियर डीपीओ रहते हैं, तो वो सीनियर डीपीओ रहेंगे, चेयरमैन। उसके बाद में रहेंगे सेक्रेटरी, एपीओ वेलफेयर या फिर जो भी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर रहेगा, जो नॉमिनेटेड वेलफेयर एंड स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर वो रहेंगे। उसके बाद में मेंबर हो जाएंगे सीनियर डीएमओ और या फिर डीएमओ जो है। उसके बाद मेंबर हो जाएंगे इसको 4 मेंबर, तो 2 ट्रेड यूनियन से, दो ट्रेड यूनियन से 2 सॉरी 2 फ्रॉम ईच रिकॉग्नाइज यूनियन से 2 हो जाएंगे, और एक उसमें रिप्रेजेंटेड ईच फ्रॉम एससी एसटी और ट्राइब और ऑल इंडिया ओबीसी। इस तरह से ये 4 मेंबर हो जाएंगे। तो 4 ये हो गए, 5 और 2 7 लोगों का डिवीजन लेवल या वर्कशॉप लेवल पे हो जाता है। अब देख लेते हैं मीटिंग्स कब कब होगी इनकी मीटिंग। द मीटिंग ऑफ द सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी की मीटिंग जो होगी शैल बी हेल्ड आफ्टर 3 मंथ, हर 3 महीने के बाद में होगी, मतलब साल में 4 मीटिंग। सच मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन फॉर 2 डेज, 2 दिनों के लिए ये मीटिंग होती है, उसमें एसबीएफ के बारे में जो होती है। एज रिगार्ड मीटिंग एट द हेडक्वार्टर डिविजनल वर्कशॉप लेवल विल बी हेल्ड एवरी मंथ, इस प्रकार 12 मीटिंग हो जाएगी उनकी। द ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग ऑफ सब कमेटी विल बी 1 डे, 1 दिन की उनकी मीटिंग रहेगी। The quorum of any meeting will be 50% of member. However, chairman can call the meeting at any time beside of his request of 2/3 number of member. अगर को रिक्वेस्ट मतलब ये quorum of the any meeting will be 50%. अब ग्रुप ए समझ लेते हैं। पोस्ट इन रेलवे बोर्ड, ये कुछ अलग चैप्टर इसमें इंक्लूड हो गया है, कर दिया गया है। तो पोस्ट इन रेलवे बोर्ड, एडवाइजरी इन रेलवे बोर्ड, ग्रुप ए में कौन कौन सी पोस्ट रहती है उसके बारे में है। एसबीएफ फंड के बारे में तो उतना ही मेन चैप्टर्स है उसके। डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, रेलवे बोर्ड एंड सेक्रेटरी डिजाइन, आरडीएसओ। तो इन सब डिपार्टमेंट के लिए प्रमोशन रहेगा। अब कुछ समझ लेते हैं पावर ऑफ जनरल मैनेजर इन मेकिंग ऑफिशिएटिंग प्रमोशन। कभी कभी ऐसा प्रमोशन भी किया जाता है जबकि उसको ऑफिशिएटिंग ड्यूटी करानी रहती है, ऑफिशिएटिंग जॉब। तो इस कंडीशन में जैसे कि प्रमोशन नहीं करके उनसे जो उस पोस्ट के लिए काम मतलब टाइम फॉर द टाइम बिंग कुछ समय के लिए करवाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑफिशिएटिंग। तो ग्रुप सी रेलवे सर्वेंट कैन ऑफिशिएट इन ग्रुप बी, कोई भी ग्रुप सी का एम्प्लॉय भी ग्रुप बी के पोस्ट पे ऑफिशिएट में जॉब कर सकता है। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि जो ग्रुप बी ग्रुप 2 ऑफिशिएटिंग ग्रुप ए, ग्रुप बी का एम्प्लॉय ग्रुप ए के लिए ऑफिशिएटिंग कर सकता है। अब जूनियर सीनियर स्केल ऑन एडॉक बेसिस फॉर कंटिन्यूस पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं रहेगा, और जो भी सर्कमस्टांसेस रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो है उसको। लेकिन उसको कुछ कोर्सेज हैं, कुछ पोस्ट हैं जिनको कि नहीं किया जाएगा। तो उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर हुआ, लॉ ऑफिसर हुआ, हिंदी ऑफिसर, केमिस्ट एंड मेट्रोलॉजिक जो हुआ वो, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर,
और सुपरिटेंडेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनको उससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब नेशनलिटी, कोई भी रेलवे एम्प्लॉय को रेलवे गवर्नमेंट जॉब में के लिए क्या नेशनलिटी रहेगी, तो कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे सर्विसेज मस्ट बी क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अगर नेपाल का सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, सब्जेक्ट का भूटान का रहवासी होना चाहिए। तिब्बतियन रिफ्यूजी टू कम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया आया हो, एन इंटेंशन टू परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया, और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब इंडिया ओरिजिनल का है, ओरिजिन का है, लेकिन वो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आया है, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से आया होगा, और उसका इंटेंशन है परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, तो उसकी कंडीशन वो भी हो सकता, वो भी रहेगा उसके लिए एलिजिबल। लेकिन आगे देखते हैं। अब उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी बी, सी, डी और ई अबो शेल बी पर्सन हुज फेवर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है, अगर उसके पास वो सर्टिफिकेट रहेगा तो ही वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। सब्जेक्ट टू नेपाल, सब्जेक्ट टू भूटान, मतलब भूटान का रहने वाला, नेपाल का रहने वाला, या फिर रिफ्यूजी, तिब्बतियन रिफ्यूजी, या फिर इंडियन ओरिजिन जो कि माइग्रेटेड है फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिस कंट्री जो दिए हुए हैं उनके लिए, तो वो रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए, अगर उसके बाद है तो वो एलिजिबल रहेगा। दूसरी बात है कि अ कैंडिडेट हु इज इन केस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नेसेसरी में बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन, उसको एग्जामिनेशन में उस सर्टिफिकेट के आधार पर एडमिट किया जाएगा, बट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में भी गिवन हो, लेकिन जो अपॉइंटमेंट का ऑफर दिया जाएगा आफ्टर जो नेसेसरी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तब उसको अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। अब दोस्तों कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी में सेलेक्ट मतलब इंक्लूड कर लिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है स्टाफ बेनिफिट फंड के सभी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलो उनको देख लेते हैं। चेयरमैन ऑफ एसबीएफ ऑन सेंट्रल रेलवेज, मतलब जो हेडक्वार्टर लेवल पे जो एसबीएफ है उसमें कौन चेयरमैन रहेंगे, तो पीसीपीओ सर रहेंगे उसमें चेयरमैन। अब देखते हैं व्हाट इज द अमाउंट पर एम्प्लॉय गिवन पर ईयर बाय द गवर्नमेंट इन एसबीएफ। एसबीएफ में पर एम्प्लॉय कितना अमाउंट दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन जो रहेगा 800 रुपीज़। अब समझ लेते हैं ये 800 रुपीज़ टाइम बिंग चेंज होते रहता है, तो नेक्स्ट जब भी कुछ चेंज रहेगा उसके हिसाब से अपडेट रहिए। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ हेडक्वार्टर लेवल कमेटी ऑफ एसबीएफ, चेयरमैन कौन रहेंगे, तो पीसीपीओ सर रहेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएसबीएफ, सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड, सीएसबीएफ का नाम है। उसके बाद में इन विच ईयर द एसबीएफ वाज इम्प्लीमेंटेड इन द रेलवे, रेलवे में एसबीएफ का कब इम्प्लीमेंट हुई थी, तो 1931 को। कैन द रिमूव्ड एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ एसबीएफ, एसबीएफ की मीटिंग अटेंड कर सकता है कि रिमूव्ड एम्प्लॉय, तो वो नहीं कर सकता, उसको अपने सब्स्टिट्यूट भेजना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ हर। जय हिंद। हु इज़ द अथॉरिटी टू नॉमिनेट सेलेक्ट द नंबर ऑफ एसबीएफ, तो ये प्रिंसिपल पीसीपीओ सर जो रहेंगे वही नॉमिनेट या फिर सेलेक्ट करेंगे मेंबर की। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड, तो पीसीपीओ सर, इंडस्ट्रियल रिलेशन। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल रेलवे स्टाफ बेनिफिट, तो उसके देंगे एसपीओ सर रहेंगे, लेबर एंड बेनिफिट वाले, एसपीओ लेबर एंड वेलफेयर। व्हाट इज़ द टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन इन द सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड, सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट में यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव कितने रहेंगे, तो 7+7 रहेंगे, 6 CRMS HRMU NRMU, उसके बाद में 1 SC ST और 1 OBC, इस प्रकार से 7 हो जाते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन इन SBF इन डिवीजन, डिवीजन में रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेंगे इसके SBF में यूनियंस के, तो 1+1 रहेगा CRMS NRMU OBC और SC ST, टोटल हो जाएंगे 4, ये यहाँ 2 लिख दिया गया, 4 हो जाएंगे, 1+1+1। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ SBF कमेटी इन द डिवीजन, SBF कमेटी का टेन्योर में डिवीजन में टेन्योर क्या होगा, 1 साल के लिए रहेंगे। हाउ मेनी टाइम्स डज द SBF मीट इन द ईयर,
SBF का मीटिंग कितने बार रहेगा? तो 2 बार मीटिंग है। Who issue the final decision in case of dispute on the all dispute of issue by SBF member? PCPO सारी जो भी डिस्प्यूट रहेंगे उनको डिसीजन उस पर ले सकते हैं। What is the ratio of male and female of children age determined in the camp organized by the SBF for the children of railway employee? का जो चिल्ड्रन का जो ग्रुप जाता है, जो कैंप जाता है, उसमें क्या रेशियो रहेगा? तो वो रहेगा उसमें 3:1 और एज रहेगी मैक्सिमम एज 15 ईयर, मतलब 3 मेल और 1 फीमेल। व्हाट इज द स्कॉलरशिप अमाउंट इज हायर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉय मेल चाइल्ड फॉर स्टाफ अप टू लेवल 4। लेवल 4 के एम्प्लॉय के लिए, मेल चाइल्ड के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन और हायर टेक्निकल के लिए क्या स्कॉलरशिप रहेगी? तो फॉर फीमेल 1500 पर मंथ है और मेल के लिए भी 1500 पर मंथ है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गिवन स्कॉलरशिप फ्रॉम द SBF ऑन सेंट्रल रेलवे? तो 200 स्टूडेंट्स को दी जाती है स्कॉलरशिप। डिपार्टमेंटल एंड वर्कशॉप एम्प्लॉय बेनिफिट फंड सब कमेटी टू होम इज द ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द सबमिटेड टू? तो सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड की कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। इन विच इंडियन एंड एंशियंट मेडिकल सिस्टम होम्योपैथिक और dispensaries can be opened and where in the all division and from the SBF? Whether the member of railway protection force are eligible for benefit? RPF जो एम्प्लॉई है, क्या वो इसके लिए SBF के लिए बेनिफिट रहेगा उनको? तो जी हाँ, उनके लिए रहेगा, ट्रू है। अब देखते हैं 21, हाउ मच असिस्टेंट कैन बी अप्रूव्ड ऑन SBF पर मंथ? तो ये असिस्टेंट कैन बी अप्रूव्ड ऑन SBF पर मंथ 10,000 पर मंथ नॉन पेमेंट बेसिक विदाउट पे लीव। अगर कोई एम्प्लॉय किसी कारण से विदाउट पे लीव हो जाता है तो उसको 10,000 पर मंथ एक असिस्टेंस दिया जाता है SBF की तरफ से अप्रूव करके। हाउ मेनी एड्स कैन बी अप्रूव्ड पर डे ऑन किडनी डिसीज, कैंसर, HIV डिसीज फ्रॉम SBF? सॉरी, इसमें यहाँ पर डे लिखा गया है, एक्चुअली देखा जाए तो ये पर मंथ रहेगा। तो इसमें आ जाएगा 15,000 रुपये पर मंथ और नॉन पेमेंट बेसिस विदाउट पे लीव इफ केप्ट अंडर रेलवे सिक लीव। रेलवे सिक लीव में ज़्यादा समय के लिए रख दिया गया और उसको अगर मान लो वो विदाउट पे अगर लीव हो रही है उसकी, तो उसको 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। हाउ मच टाइम कैन हॉलीडे होम बी यूज फॉर मैक्सिमम टाइम बाय द स्टाफ? तो ये 3 दिन के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है हॉलीडे होम्स का। How much is the amount provided to female group D employee on SBF for 10th standard या graduation during the tenure and how long does this plan come from? तो मतलब ये है कि जो जब अगर मान लो कोई ग्रुप डी की एम्प्लॉई है, फीमेल एम्प्लॉई, और अगर वो 10th पास करती है और अगर या फिर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग द टेन्योर उसकी सर्विस के दौरान, तो उसको कितना अमाउंट दिया जाएगा? तो अगर 10th पास करती है तो 10,000 दिया जाएगा और अगर ग्रेजुएशन करती है तो 25,000 रुपये वन टाइम दिया जाएगा। ऑल टाइप ऑफ फाइन्स आर डिपॉजिटेड इन फंड, ये SBF में जमा किया जाता है। तो हाँ, ये दोस्तों सही है, स्टाफ बेनिफिट फंड में जमा किया जाता है। हाउ मच रुपीज़ आर गिवन टू द टेक्निकल स्कॉलरशिप इन द चिल्ड्रन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय? टेक्निकल स्कॉलरशिप के लिए तो 18,000 रुपये दिया जाता है ईयरली। एंड हाउ मच चिल्ड्रन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय कैन बी गिवन द टेक्निक स्कॉलरशिप टुगेदर? कितने चिल्ड्रन को दिया जा सकता है? तो ये दो बच्चे जीवित, जो मतलब सर्वाइविंग 2 चिल्ड्रन के लिए ये दिया जा सकता है। अब लगा समझ लेते हैं, हाउ आफ्टर हाउ मेनी डेज कैन द कैजुअल लेबर गिवन टेम्प्रेरी स्टेटस इन द ओपन लाइन? तो ये 120 दिनों के बाद में उसको टेम्प्रेरी स्टेटस दिया जा सकता है कैजुअल लेबर को। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अपॉइंट ए न्यू कैजुअल लेबर? तो इसके लिए GM सर को ये पावर है। And what percentage of the service taken after receiving temporary status is calculated for settlement payment? क्या परसेंटेज दिया जाता है रिसीविंग टेम्पररी स्टेटस कैलकुलेटेड फॉर सेटलमेंट पेमेंट के लिए? अगर मान लो जो सेटलमेंट पेमेंट होना है उसमें अगर मान लो एम्प्लॉय का कुछ टेम्पररी स्टेटस का पीरियड था तो उसका कितना सर्विस का पीरियड टेकन किया जाएगा? तो ये उसका जो भी सर्विस हुई थी उसका आधा, मतलब 50% ऑफ द सर्विस। It is necessary to have the medical examination before giving temporary status to the casual labor.
तो ये सही है। अगर मान लो उसको टेम्प्रेरी स्टेटस देना है कैजुअल लेबर को, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है। रेट ऑफ द मेंटेनेंस ग्रांट इन द केस ऑफ कैंसर इज, पर मंथ कितना रुपये दिया जाएगा अगर मान लो किसी को कैंसर है, तो उसको दिया है 15,000 पर मंथ। मेंटेनेंस ग्रांट इसको बोला जाता है। एम्प्लॉय कैन अपील इन हाई कोर्ट अगेंस्ट CAT जजमेंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रायल के जो है ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो जजमेंट के अगेंस्ट में जो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, तो यहाँ की जा सकती है। व्हाट अमाउंट इज पेड थ्रू SBF टू अ रेलवे एम्प्लॉय इफ द अंडरगोज अ फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन आफ्टर द बर्थ ऑफ 2 गर्ल। अगर 2 गर्ल चिल्ड्रन के बाद में अगर कोई एम्प्लॉय फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करा लेता है, तो SBF के द्वारा कितना अमाउंट दिया जाएगा उसको, तो इट विल बी 25,000 अमाउंट। What is the amount paid per year for deaf, dumb, blind and mentally retarded ward of railway employee? कितना अमाउंट दिया जाएगा, तो ये 18,000 रुपये दिया जाएगा पर ईयर। What is the amount of reimbursement of spectacles? चश्मे के लिए कितना अमाउंट रिम्बर्स किया जाता है SBF की तरफ से, तो ये 2,500 रुपये, लेकिन ये 3 साल के लिए दिया जाता है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कैन एम्प्लॉय अप्लाई फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ स्पेक्टिकल्स? तो 3 साल के बाद में उसको फिर से अप्लाई कर सकता। व्हाट अमाउंट इज पेड ए स्पेशल अवार्ड फॉर स्पेशल डिसेबल्ड गर्ल चाइल्ड परस्यूइंग ए प्रोफेशनल कोर्स? कोई प्रोफेशनल कोर्स एक स्पेशल डिसेबल्ड अगर गर्ल चाइल्ड कर रही है, तो उसके लिए क्या उसको पेड किया जाएगा, तो ये 25,000 रुपये पेड किया जाएगा उसको, अगर वो कोई स्पेशल प्रोफेशनल कोर्स कर रही है तो। हाउ मेनी डेज आफ्टर लीव विदाउट पे इज रेलवे एम्प्लॉय इंटाइटल फॉर मेंटेनेंस ग्रांट थ्रू SBF? कितने दिन की अगर विदाउट पे हो जाता है, तो 30 दिन की विदाउट पे हो जाता है, तो मेंटेनेंस ग्रांट उसको एलिजिबल हो जाता है उसके लिए। अब देखते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट पेड टू रेलवे एम्प्लॉय हु इज इन रेलवे सिक विदाउट पे ऑफ मोर देन 30 डेज। कितना दिया जाएगा उसको, 10,000 पर मंथ फॉर नॉर्मल डिजीज एंड 1,500 पर मंथ फॉर क्रिटिकल इलनेस के लिए। हाउ मच अमाउंट इज सैंक्शन पर ईयर थ्रू SBF फॉर कंडक्टिंग चाइल्ड सैंक्शन पर थ्रू SBF फॉर कंडक्टिंग चाइल्ड केयर कंडक्टिंग चिल्ड्रन कैंप के लिए जो है कंडक्ट करने के लिए SBF के द्वारा कितना अमाउंट दिया जाता है, तो ये 5 लाख रुपए दिया जाता है। हाउ मच अमाउंट इज सैंक्शन पर ईयर थ्रू SBF फॉर कंडक्टिंग एम्प्लॉय कैंप कंडक्ट करने के लिए कितना अमाउंट दिया जाएगा, तो ये भी 5 लाख ही दिया है। व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय रेलवे एम्प्लॉय टू बी एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉय कैंप? फीमेल एम्प्लॉय की एज क्या होना चाहिए इसमें, 40 ईयर होना चाहिए। वही सेम रहेगा कि द मेल एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर एम्प्लॉय कैंप के लिए मेल एम्प्लॉय की कितनी एज रहेगी, तो ये 45 ईयर एज रहेगी। हु इज द चेयरमैन ऑफ डिविजनल SBF कमेटी? डिविजनल चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन कौन रहेंगे, तो सीनियर DPO की पर्सनल के हेड रहते हैं इस डिवीजन में, तो सीनियर DPO रहेंगे। एंड हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द डिविजनल SBF कमेटी? डिविजनल SBF कमेटी के सेक्रेटरी कौन रहेंगे, तो वो रहेंगे APO वेलफेयर। अब देख लेते हैं व्हाट इज द वन टाइम अवार्ड अ ग्रेड C लेडी गेट आफ्टर फिनिशिंग हर हायर स्टडीज लाइक ग्रेजुएशन आफ्टर अपॉइंटमेंट। कोई ग्रुप C की लेडीज है और उसमें ग्रेजुएशन कर लिया है अपॉइंटमेंट के बाद में, तो उसको वन टाइम अवार्ड कितना दिया जाएगा, तो उसको 15,000 रुपये का वन टाइम अवार्ड दिया जाएगा। इफ़ ए लेडी एम्प्लॉय इन ग्रुप इन ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे कोई लेडीज है और कंप्लीट इज SSC आफ्टर अपॉइंटमेंट इन रेलवे, हाउ मच अमाउंट इज पेड टू हर थ्रू SBF के द्वारा उसको कितना अमाउंट दिया जाएगा, और उसने अगर SSC क्लियर कर लिया तो उसको दिया जाएगा 25,000 रुपये। तो ये याद रखिए, ग्रुप C की लेडीज़ है तो उसको 15,000 ग्रेजुएशन करने के लिए, और ग्रुप D की है तो उसको SSC करने के लिए 25,000 रुपये। व्हाट अमाउंट इज पेड थ्रू SBF फॉर ब्रेल इक्विपमेंट बाय डिसेबल्ड एम्प्लॉय एंड वार्ड? कोई डिसेबल एम्प्लॉय है या फिर उसका वार्ड है, और तो उसको SBF के लिए ब्रेल जो इक्विपमेंट होता है जो ब्लाइंड पर्सन के लिए दिया जाता है, तो उसके लिए 30,000 रुपीज़ पे किया जाता है। रेट ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट इन केस ऑफ कैंसर, तो कैंसर अगर है तो उसको कितना मेंटेनेंस ग्रांट 15,000 रुपये पर मंथ है।
तो ये था दोस्तों 50 क्वेश्चन जो मैंने कि SBF फंड के रिलेटेड रिगार्डिंग बनाए हैं। तो ये 50 क्वेश्चन काफ़ी कुछ इसमें कवर किया गया है, और भी इसमें बहुत सारी क्लॉज रहती हैं, लेकिन जो जितना अवेलेबल हो सका मैंने उसको मतलब एक प्रकार कंपाइल करने का कोशिश किया है। और ये दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो उसी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाए हैं। ऑब्जेक्टिव के सारे मतलब ऑप्शन नहीं लिख के मैंने डायरेक्ट राइट आंसर ही लिखा है, क्योंकि इसमें टाइपिंग में काफ़ी समय लगता है। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो इसके SBF के रिगार्डिंग। अब इस टाइप की वीडियो और भी वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, लगभग सभी चैप्टर की कोशिश करता हूँ कि सभी चैप्टर उसमें रिवीजन हो जाए, उसमें कवर हो जाए। तो इसी टाइप की वीडियो के देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो एक मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह ये वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।